से हमारे बीच आदरणीय हंसा दीदी पहुँचे हैं। आप परम श्रद्धेय दादी जानकी जी के साथ पिछले 35 वर्षों से पाठ बजा रहे हैं। आपने दादी जी की खूब पालना भी ली और इन वर्षों में दादी जी की खूब सेवा भी की। 2007 से तो आप लंदन में रह करके दादी जी की सेवाएं करते रहे, पालना लेते रहे और 2007 से दादी जी के अंग संग ही रहे। चाहे देश में कहीं भी दादी जी का जाना हुआ, मधुबन में रहना हुआ या विदेशों में भी जाना हुआ तो आप दादी जी के साथ साथ रहे। तो मैंने हंसा दीदी से निवेदन किया कि भी इन 2 मास के अंतर्गत फरवरी और मार्च में दादी की कैसी अवस्था रही, ठीक है, आपने सब कुछ साथ देखा, पाठ बजाया, दादी के साथ आपका रूह-रेहान भी होता रहा। तो कोई कोई किस तरीके के अनुमान भी लगाते हैं, इसलिए ब्राह्मण परिवार के सामने एकदम क्लियर पिक्चर रहे कि लास्ट के 2 मास में दादी जी की कैसी अवस्था रही, स्वास्थ्य का कैसा रहा। तो हम आपके ही श्रीमुख से सुनेंगे। हंसा दीदी जी। ओम शांति। हम ड्रामा शब्द तो बहुत कालों से सुनते आ रहे हैं और शब्दों में भी इजीली हम बोल देते हैं कि ड्रामा, और यहाँ कुछ सीन होता है तो भी हम बहुत साक्षी होके देखते हैं। लेकिन उस ड्रामा में जब हम खुद अंदर उस ड्रामा में इन्वॉल्व होते हैं, उससे बीच में होते हैं, ड्रामा के बीच वो पार्ट बजाते हैं, तो उसका कोई और ही अनुभव रहता है, और ही फीलिंग रहती है, और ही इमोशंस होते हैं। आप देखते थे कि पिछले 6 मास पहले से ही दादी की तबीयत काफ़ी ढीली रहती थी। अव्यक्त बाप दादा मिलन से ही जब शुरुआत हुआ तब दादी कई बार दादी का बाबा के बच्चों से आने का चांस नहीं मिला हॉल में, जो भी ग्रुप्स आते थे, क्योंकि हम दादी को छोड़ देते कि क्यों दादी को खींच खींच के ऐसी हालत में लेके जाए। तो उसी समय से ही दादी की तबीयत डाउन होती गई। और फिर दिसंबर मास में आप सब सुनते थे, दादी घड़ी घड़ी कहती थी कि मेरा 104वां बर्थडे आ रहा है। बहुत नशे से कहती थी, बहुत खुशी से कहती थी, बहुत खुश होती थी कि मेरा 104वां बर्थडे आ रहा है। लेकिन हमको पक्का कराया था कि आपको हमारा बर्थडे नहीं मनाना है, क्योंकि बर्थडे मनाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैंड बाजे होते हैं, चुन्नी हार, ताश, ये सब दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था, जो आप सब जानते ही हैं। बहुत सिंपल थी दादी। तो हम दादी को निश्चिंत करते थे कि दादी बर्थडे कोई धूमधाम से नहीं मना रहे, सिर्फ क्लास रखेंगे। तो दादी को निश्चिंत किया था कि हम क्लास का रूप दे देंगे, जो हमने दिया। क्योंकि आप देखो, अगर हम दादी का धूमधाम से बर्थडे मनाते थे तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती है थी। लोग बैठ के दादी का सुनते नहीं थे, या कोई भी अनुभव सुनाते थे उनका सुनते नहीं थे, क्योंकि पिकनिक प्लेट चालू हो जाती थी, टोलियाँ चालू हो जाती, उठना बैठना ये सब बातें चालू हो जाता था। तो जो स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए एक बर्थडे में, वो नहीं दिखाई दे रही थी। तो दादी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि इस रीति से मेरा बर्थडे मनाया जाए। तो बहुत सिंपल रीति से दादी का बर्थडे मनाया। और फिर आप सब जानते हैं कि जनवरी मास में कैसे दादी का तो बहुत समय से प्रोग्राम कर्नाटक का बनाया हुआ था, क्योंकि 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि दादी हमारे पास आवे। तो बहुत अर्जी डाल रहे थे। तो हमने डेट तो दे दिया था जनवरी का कि ठीक है दादी आएंगी,
लेकिन बर्थडे के बाद भी दादी की तबीयत ऊपर नीचे रहती थी, तो हम दादी को बोलते थे, दादी कान में तो डाल देते थे कि कर्नाटक का प्रोग्राम बनाया है, आपको अंबिका के बहन के पास जाना है। तो दादी को हम कहते थे, दादी मैं कैंसिल करूं? तो दादी कहती थी कि नहीं, देखो समय पर बाबा मेरे को ठीक कर देंगे। और ये हमने आँखों से देखा कि कभी भी टूर का प्रोग्राम बनता था, चाहे अगले दिन भी दादी की तबीयत काफ़ी नाजुक होती थी, दादी ख़राब होती थी, तो भी जिस दिन पर जाना है तो सुबह हमको कहते थे आज जाना है ना, यहाँ जाना है ना, या वहाँ जाना है ना। तो तुरंत जैसे खुद औरों का वंडर खाती थी, बाबा का वंडर खाती थी, लेकिन हम दादी का वंडर देखते थे कि सचमुच कल कैसी थी वो आज देखो। तो बाबा को जैसा उन द्वारा सेवा कराना है करा ही लेता था। वो खुद अंदर से इंटरेस्ट लेती थी, क्योंकि उनको दादी को हमेशा एक आँख में बाबा रहता था, दूसरी आँख में ड्रामा, और हमेशा कहती थी कि नहीं समय पर ठीक हो जाऊंगी, मैं चलूँगी, अभी जाना है, मेरे को तैयार करो। तो यज्ञ का के लिए भी उसको बहुत रहता था कि यज्ञ में कुछ आएगा ना, कमाई होंगी। तो उस रीति से वो बहुत, जैसे उसमें एक यज्ञ का नाम लेते ही जैसे उसको एक एनर्जी आ जाती थी, बाबा का नाम लेते तो एनर्जी आ जाती थी, लेकिन यज्ञ का बहुत जैसे उसके रग रग में था कि यज्ञ का बहुत कंसर्न था उसको। तो इस रीति से कर्नाटक का प्रोग्राम भी बनाया, जो आप सभी ने देखा कितना बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम हुआ। और सबसे ज़्यादा 80 कन्याओं का समर्पण हुआ। हर जगह जाते थे तो 30-40 कन्याओं का रहता था, लेकिन कर्नाटक वाले मैक्सिमम उसमें मार्क्स लेके गए। लेकिन सिर्फ समर्पण के लिए प्रोग्राम के नहीं जाती थी कि कोई बड़े से बड़ा भवन का उद्घाटन या भूमि पूजा, कोई बड़ा रिट्रीट सेंटर बनाने जा रहे थे, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम में ही हम लेके जाते थे, ना कोई छोटे छोटे प्रोग्राम में। लेकिन जब पूना का प्रोग्राम बना तो दादी को अंदर से था कि मेरे को एक बार पूना लेके जाओ, क्योंकि वो भूल गई थी कि जगदम्बा का भवन इतना बड़ा बन गया है, दादी ने ही उसका उद्घाटन किया। दादी लास्ट कई महीनों से काफ़ी दादी का सब मर्ज हो जाता था, तो हमने सोचा कि एक दादी की आस जरूर पूरी करनी है। और कुदरती 27-28 वही एनिवर्सरी का दिन पड़ता था जब 2 साल पहले उद्घाटन किया था दादी का। तो उस रीति से दादी का प्रोग्राम बनाया, हम वहाँ लेके भी गए। तो बहुत अच्छा सारा पूना वाले, क्योंकि दादी का कर्म भूमि थी। और जो देखो दादी ने शुरुआत भी यहाँ से किया और अंत में भी दादी ने लास्ट पुणे में सेवा करके पूरा किया। फिर उसके बाद पूना के आने के बाद ही 2-3 दिन के बाद उसी दिन थोड़ा लुढ़क गई बाथरूम में, लेकिन कोई ज़्यादा सीरियस चोट नहीं लगी, ऐसे ही लुढ़क गई थी क्योंकि टांगे काफ़ी वीक था। तो उसके बाद दादी का पेट का इश्यू हुआ, जिस वजह से हम उनको अहमदाबाद लेके गए। हमने निर्भय भाई को बोला कि हम दादी को अहमदाबाद लेके जा रहे हैं, क्योंकि दादी का फिर से पेट का प्रॉब्लम हो जाता था। तो उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि जाएंगे ठीक होके आ जाएंगी, क्योंकि पिछले 4 साल दादी को कभी हॉस्पिटल में, बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट करना नहीं हुआ था।
तो हम, क्योंकि डॉक्टर भल्ला मिल गया था, बहुत अच्छा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी था जो दादी का पेट का देखभाल करता था, दादी का ट्रीटमेंट करता था। तो इस रीति से हम उनको शायद 3 तारीख फरवरी से यहाँ से लेके गए, लेकिन वहाँ जाके दादी की तबीयत थोड़ी गंभीर दिखने में आई। तो फिर डॉक्टर भल्ला ने ही कहा कि अभी तो दादी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिखाई दे रहा था कि दादी को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। तो उस रीति से उन्होंने ही डॉक्टर डुमरा से बात किया और दादी का हॉस्पिटलाइज कराया। फिर दादी को सीधा ही आईसीयू में लेके गए, क्योंकि वहाँ से पता चला कि दादी का इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन है काफ़ी बढ़ गया है। तो उस वजह से उनको काफ़ी एंटीबायोटिक्स भी चालू किया था, 2-3 एंटीबायोटिक। तो लेकिन एंटीबायोटिक्स देने के बाद दादी काफ़ी ढीली होने लगी। और अब देखो, जब भी दादी आईसीयू में रहती थी तो हमने ये महसूस नहीं करने दिया कि दादी हॉस्पिटल में है। हम उसको अवेकनिंग चैनल चालू कर देते थे और कान में मोबाइल से मुरली चालू कर देते थे, तो उनको लगता था कि ये हम कोई डायमंड हॉल में है या कॉन्फ्रेंस हॉल में है। तो इस रीति से हम उनको फीलिंग्स देते थे कि बाबा के बच्चे हज़ारे आपके सामने बैठे हैं, और उस रीति से उसको मुरली पढ़ते हुए दिखाते थे। कभी जयंती बहन सुनाती थी, कभी मोहिनी बहन सुनाती थी, कभी निर्भय भाई का भी उसमें भाषण आता था। तो जैसे वो देखती थी तो जैसे मुस्कुराहट चेहरे पर आती थी, और उस समय भी हमको लगता था कि थोड़ी ठीक है। तो उनको हमेशा कहती थी कि दादी, राजू भाई बहुत आपको याद कर रहा है, दादी आपके बारे में थोड़ा तबीयत का आप सुनाएंगे सभी को, सब ब्राह्मण परिवार जानना चाहते हैं। तो दादी भले बोल नहीं पा रही थी, जैसे विस्पर करके भी जैसे मैसेज भरवाया, जो हमने पहले दिन राजू भाई को, अनिल भाई को भेजा कि ये सारे विश्व में कैसा भी मैसेज है लेकिन आप भेज दो सभी बाबा के बच्चों के लिए। फिर दूसरे दिन देखा तो वो जैसे वो रुचि रखती थी, तो और मैसेज भरवाए तो उसमें थोड़ा और आवाज़ ठीक होने लगा। और तीसरे दिन से तो ज़ोर से ओम शांति जैसे बोलती थी, ऐसे उसमें आप मैसेज में देखेंगे उस रीति से दादी अपना मैसेज भरवा के, जब भी मैं राजू भाई का नाम लेती थी तो कभी मना नहीं करती थी। राजू भाई के साथ बहुत ही एक गहरा प्यार था, तो उनको पता है कि मैं राजू भाई को कुछ भी कहूँगी मेरा तुरंत सारा विश्व में भेज देंगे। तो इस रीति से खटिया में लेटते ही दादी ने सेवा किया। फिर तो देखा कि दादी को यहाँ अच्छा नहीं लगता है, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया डॉक्टर को अपने घर में, क्योंकि फ़र्क पड़ता है हम जब अपने घर में कोई व्यक्ति को संभालते हैं और हॉस्पिटल में जो संभाल होती थी, जिस रीति केयर हम पर्सनली करना चाहते, हमारे हाथ थोड़े बंधे हुए रहते थे। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हम दादी को यहाँ ही सेंटर बाजू में ही है, डॉक्टर को बोलते थे हम लेके जाए। तो डॉक्टर काफ़ी स्ट्रिक्टली हमको बोला कि वहाँ जाके आप क्या करोगे, इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो फिर हमने बोला हम सब इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, आईसीयू वार्ड बना देंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे। और सचमुच हमने फटाफट सारा सामान मंगाया एम्बिका बहन से, जो ईसीजी मशीन भेजा, ऑक्सीफ्लो मशीन भेजा, जो चाहिए उसने फटाफट हमको भेजा। और दीपक को बोला आप आ जाओ, आप यहाँ दादी के लिए आईसीयू रूम बनाना है। और फिर मेरे को अचानक याद आया कि डॉक्टर भी कर तो चलेगा नहीं, तो
एक डॉक्टर हीना थी जो बहुत साल से हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा करती थी, तो उसकी याद मेरे को अचानक आई। जैसे मैं नहीं सोच रही थी, मेरे को कभी नहीं होता था कि मैं कर रही हूँ, मैं करा रही हूँ। मेरे को हमेशा लगता था कि बाबा मेरे को टचिंग दे रहा है, जो भी कर रहे हैं बाबा टचिंग दे रहा है। तो उस कैसे वो डॉक्टर अचानक मेरी बुद्धि में आई, उसको फ़ोन किया, उसने मना नहीं किया, कहती है ठीक है मेरा ये सेवा है लेकिन मैं छोड़ के आती हूँ। वो तुरंत आ गई। तो हमने डॉक्टर को बोला देखो हमारे साथ सारे इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास डॉक्टर भी है, तो हम लेके जाते हैं। फिर उसने मना नहीं किया, उसको लेके गए। लेकिन उस समय जब हम 17 फरवरी जब डिस्चार्ज होके मैम नगर सेंटर पे आए, तब भी हमने दादी से जैसे राउंड घुमाना, बिठाना, खिलाना, वो थोड़ा बहुत चालू था। और ये जो अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दादी कहती है कि आज सोमवार है, कल पर फ्राइडे आ रहा है, देखो क्या होता है, बाबा बाबा बाबा, तो वो उस समय का है, इस समय का वीडियो नहीं है। वो फरवरी मास 11 फरवरी दादी ने ये संदेश दिया था, वो हमने वीडियो निकाला था। जो भी दादी बोलती थी हम छोटा सा वीडियो निकाल के, अगर हमको लगता था ये भेजने लायक है तो हम भेज भी देते थे, क्योंकि हर व्यक्ति दादी के लिए बहुत प्यार था। तो जानना चाहते दादी कैसी है, तो हम सोचते थे इधर उधर की बातें सुने तो इससे तो बेटर है हम वीडियो सब जगह भेज दें। तो उस ख्याल से हमने वीडियो वायरल किया था। फिर तो 3 दिन के बाद दादी काफ़ी नाजुक होती गई। इस समय पेट का प्रॉब्लम नहीं था लेकिन श्वास की तकलीफ़ थी। तो मैं स्टोरी शॉर्ट करती हूँ। तो इस रीति से 2 बार डिस्चार्ज किया और 2 बार फिर से एडमिट किया। 17 मार्च को दादी की ऐसे ही लगता था कि अभी दादी हाथ से जा रही है। डॉक्टर्स जब आते थे तो दादी को पूछते थे कि दादी आप कैसे हो, तो मेरे से उंगली करके कहते थे कि इनसे पूछो। तो सब डॉक्टर्स जैसे हंस पड़ते थे कि दादी आप बताओ, आपको कहाँ दर्द है, आपको कोई तकलीफ़ है, आप बताओ। तो वो नहीं बताती थी, दादी एकदम शांत हो जाती थी। तो जो भी डॉक्टर्स भी आते थे तो दादी से बहुत, जैसे दादी एक मैग्नेट की तरह थी कि खींच जाते थे। वो भले कोई ट्रीटमेंट के ख्याल से नहीं आते थे लेकिन ज़रूर वो लोग दिन में 1 विज़िट 2 विज़िट ज़रूर करते थे। और दादी का पाँव टच करते थे, दादी से हाथ मिलाते थे, दादी आपका हाथ हमारे सिर पर रखो, तो इस रीति से दादी हाथ सिर पर रखती थी। तो जैसे बहुत जैसे कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, एक जैसे कोई बड़ा सेंट है, गुरु है, इस रीति से वो लोग देखते थे। बहुत बहुत प्यार रहता था डॉक्टरों को, और पेशेंट की तरह वो नहीं संभालते थे, एक्स्ट्रा केयर देते थे। लेकिन हमको डॉक्टर बोलते थे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी तबीयत, क्योंकि 100 साल की ऊपर थी, तो किस रीति से ट्रीटमेंट देवे, क्या करे, तो वो भी थोड़ा बैफल्ड हो जाते थे कि 80 के ऊपर से तो बुक्स में लिखा होता है ऐसे ऐसे दवाइयाँ, मेडिकेशन, लेकिन 100 साल के ऊपर से किस रीति से हम इनको करें, ठीक करें। फिर भी 17 को बहुत तबीयत नाजुक हो गई थी। जयंती बहन ज्ञान सरोवर में थी, तो उनको बुलाया कि दादी की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। और उस समय भी हमने सब जगह मैसेज भेजा था कि आप सभी योग करो, क्योंकि दादी भी, आपने शब्द सुना है, दादी जब अपने क्लासेस में भाषण में कहती थी कि ओनली 5% दवाई मेरे ऊपर काम करती है, बाकी टाइम दुआएं,
मेरे को चला रही है, और ये तो प्रैक्टिकल है। तो जहाँ दवाई काम नहीं कर रही थी, हमने सबको बोला कि अखंड योग करो ताकि दादी को कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ये 17 मार्च की घटना है कि काफ़ी दादी जैसे जाने लायक थी। तो 18 को जब हम रात को 10 बजे 17 को दादी का पहली बार उनकी लाइफ में बाई पाइप चढ़ाया गया, और अंदर से तो हमको बहुत दुख रहता था कि इस रीति से जो दादी नहीं चाहती है तो वो हो रहा है। मैं कैसे इनको छुड़ाऊँ इन सब बातों को जो दादी हमसे लिखवाती थी। राजू भाई को भी बोलती थी कि मेरा एक विल लिखो कि मैं जब शरीर छोड़ूँ तो मेरे ऊपर कोई ये जो पाइप्स है, ये जो ऑक्सीजन है, मेरे ऊपर उस समय कुछ भी ना होवे। और लेकिन मेरे को हॉस्पिटल में शरीर ही नहीं छोड़ना है। तो ये भी कई जगह लिखित में भी है, मैंने नोट भी किया है। तो दादी के अंदर ही की जो इच्छा थी कि इस रीति से मेरे को नहीं मरना है, वो कहती भी थी कि मैं जीऊँ तो किस रीति से जीऊँ, मरूँ तो किस रीति से मरूँ। उसका निश्चिंत वो उसने फिक्स कर दिया था उसकी बुद्धि में। तो इस रीति से ही अपने को चलाती थी। तो 18 रात को हम दादी को बूंद बूंद, क्योंकि बहुत ही वीक थी दादी, जैसे एक छोटा सा बच्चा ऐसे रीति से लेटी हुई है, और हम दादी को बूंद बूंद पानी पिलाते गए। तो दादी ने सडनली, काफ़ी वीक थी फिर भी ऐसे हाथ करके जैसे कि ऐसे, फिर हमारे ऐसे मुंह पर हाथ घुमाया और फिर हमको ऐसे बाहों में लिया। तो उसी समय रात को 10 बजा था। केतन भाई मेरे साथ था, लेकिन 10 बजे के बाद डॉक्टर पूजा आने वाली थी, उसको भी हमने ग्लोबल हॉस्पिटल से बुलाया था। डॉक्टर पूजा कई 2 साल से ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा कर रही है। तो रात को 10 बजे जब ये दादी ऐसे जैसे पकड़ रही थी, और कुछ भी होता था हम दादी की बॉडी लैंग्वेज को समझ जाते थे, दादी का भाव को समझ जाते थे। तो हम उसी समय केतन भाई के साथ फिर हम आ गए मेमनगर सेंटर पर, और रात को 10:30 बजा था, 11:45 बजा था। तो हमने श्रीदेवी को बुलाया, और हमने श्रीदेवी को, मेरे को बहुत ही घबराहट हो रही थी, तो मैंने श्रीदेवी को बोला, कुट कुट को रोया। मैंने बोला, देवी, दादी अंदर से बहुत जैसे पुकार रही है कि मेरे को यहाँ से, हंसा तो मेरे को यहाँ से निकाल के लेके जाओ, हंसा मेरे को यहाँ से लेके जाओ। तो मैं तो सुबह उसको लेके ही जाऊँगी, अब वो कुछ भी हो जाए। तो 3 बजे स्नान किया, 6 बजे मैं वापस हॉस्पिटल गई, और तुरंत डॉक्टर सुदीशा को फ़ोन किया कि डॉक्टर, हम दादी को आज आबू ही लेके जाएंगे, मैं यहाँ नहीं रखूँगी। दादी की अंतिम इच्छा थी कि मैं शरीर छोड़ूँ तो आबू में ही छोड़ो। तो 1 मिनट वो भी जैसे एकदम शांत होके सुना। फिर उसने बोला कि आप किस घड़ी ले जाना चाहती हो। तो मैंने बोला 12 बजे जब डॉक्टर डुमरा होके जाए फिर हम चले जाएंगे यहाँ से। तो उसने बोला कि भले। तो फिर 12 बजे डॉक्टर डुमरा भी वहाँ आए, बहुत सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए। उस समय डॉक्टर बनारसी भी हाजिर थे, और उन्होंने भी बहुत मदद किया, फॉर्मेलिटी सारी उसने किया। आईसीयू एम्बुलेंस उसने बुलाया, और फिर
हमको डॉक्टर डुमरा ने बोला कि आपने जो डिसीजन लिया है वो राइट डिसीजन लिया है, भले आप लेके जाओ, क्योंकि उन्हों को भी पता था कि इनसे इनके आगे तो कुछ होने वाला भी नहीं है। और हम अंदर से बहुत फर्म थी, बहुत स्ट्रांग थी कि दादी को तो बिल्कुल वेंटिलेटर ऊपर डालना ही नहीं है, क्योंकि क्या फ़ायदा। और ये जैसे खटिया में सो के तड़पती थी, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि उसको वेंटिलेटर ऊपर डालें। और फिर हमारे वरिष्ठ भाई ने भी मंजूर किया ये बात, डॉक्टर्स ने भी बोला कि ठीक है। तो फिर हम उसी दिन दादी को जिस समय एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, तो उस समय में मेरी दिल एकदम टूट गई थी अंदर से। वो तो रोना आ रहा था कि बाबा प्लीज़ आप दादी को आबू पहुंचा दो, बस इतना ही, दादी को आबू पहुंचा, जो उनकी इच्छा थी मैं वो पूरी करूं। क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर दादी रास्ते में ही एम्बुलेंस में शरीर छोड़े तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। जो दादी की इच्छा थी वो मैंने पूरी नहीं किया, तो उस रीति से मेरे दिल बहुत छोटी हो गई थी। तो हम दादी को आबू में लेके गए, ऊपर लेके गए। तो फिर दादी को ऊपर रखा, और पहले दिन ही हमको बहुत था कि दादी को अच्छी तरह से, जैसे हम स्नान करा, जो हॉस्पिटल का जो भी जर्म्स है, जो भी चीज़ है, वो सारे उतर जाए। तो दादी को अच्छी सी रीति से स्पंज बाथ कराया और दादी को बहुत ही अच्छे से फ्रेश किया। और जो दादी की जो उस समय के जैसे छोटे बच्चे को जैसे हाथ उठाना, पाँव उठाना, केयर करना, फीड करना, तो बहुत जिस रीति से हम चाहते थे हम उस रीति से कर पाए। और फिर फिजियोथेरेपिस्ट वाली भी अच्छा दादी का एक्सरसाइज कराती थी। तो दूसरे दिन तीसरे दिन दादी का पाइप निकल गया। दादी तो लग रहा था दादी तो बहुत ठीक हो रही है। और फिर तो ऑक्सीफ्लो जो डाला था पाइप से सेकंड, वो भी हम आश्चर्य कर रहे, दादी तो अच्छी हो रही है, हम सब इतने खुश हो रहे थे। और फिर ऑक्सीजन भी उतरा, तो जैसे दादी चाहती थी उस रीति से दादी का होता गया। तो हम तो अंदर से बहुत बाबा को थैंक्स देते थे कि ये सब पाइप्स, ये सब नलियाँ, ये सब दादी का छूटता गया और दादी तो नॉर्मल होती गई। और 26 तारीख को एक शरीर के एक दिन छोड़ने के पहले ही हमने दादी को, जब के दादी का नाक की नली लगी थी उसमें से फीडिंग होता रहता था, क्योंकि इतना तो खाना नहीं खा पा रही थी। लेकिन मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मैंने लास्ट में भी जैसे दादी को अपने हाथ से, जैसे बेबी को एक एक चम्मच जैसे सुबह भी खिलाया, शाम को भी खिलाया, और जैसे मुस्करा भी रही थी, बहुत सॉफ्टली दादी ऐसे स्माइल करती थी और दिखता था कि दादी ठीक हो रही है। लेकिन फिर ड्रामा को तो अपना ही प्लान है और बाबा को अपना प्लान है, दादी को अपना प्लान है। ऐसे लग रहा था अभी जो मैं पिछले 1.5 मास का देखती थी कि बाबा का बहुत ही डीप कनेक्शन था, दादी का बहुत डीप कनेक्शन था बाबा के साथ। तो जैसे उन्होंने बैठ के ये स्क्रिप्ट लिखी कि किस रीति से मेरे को ये यहाँ से शरीर छोड़ना है, तो उसी रीति से सारा प्लानिंग हुआ। क्योंकि आप देखो डिस्चार्ज समय भी शरीर छोड़ सकती थी, एम्बुलेंस में भी शरीर छोड़ सकती थी, बट नहीं, तब भारत बंद नहीं था। अगर रास्ते में शरीर छोड़ती तो सारा देश विदेश इकट्ठा हो जाता था, सारे ट्रक भर के फूल हार आ जाते थे, सारा रथ सजता था उसका। क्या नहीं करते हम दादी के लिए जो अंतिम संस्कार के समय।
लेकिन दादी ये सब चीज़ें चाहती ही नहीं थी, अंदर उनके दिलों में ये चीज़ सब बातें होता ही नहीं थी। उनको भीड़ भी अच्छी नहीं लगती थी, उनको ये सब सजाना करना, फूल हार, ये सब कुछ, दादी बहुत इन बातों से बहुत ही उपराम थी। तो उसी रात को 12 बजे दादी का काफ़ी जैसे श्वास, जैसे पेट एकदम उछलने लगा। उसी समय श्वास भी भारी हो रहा था, तो थोड़ा सा उस समय ऑक्सीजन तो दिया, डॉक्टर भी आए और थोड़ा हार्ट का ऐसे उसी समय तो मैंने जब दादी को एकदम गले पकड़ लिया, अपनी बाहों में लिया और मैंने कुट कुट के रोया, दादी अभी नहीं जाओ, हमको छोड़ के नहीं जाओ। लेकिन दादी तो एकदम उपराम थी, तो दादी तो एकदम अपने प्लान अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार दादी ने अलविदा कह दिया। लेकिन जो बाबा जो ज्ञान था उसके हर नस नस में था, उसके हर श्वास में था, जो प्रैक्टिकल सबूत अपनी जीवन से दिखाया। जो मुरलियाँ चलती थी अब तो वो तो दादी वो मुरलियों की स्वरूप थी। कोई नहीं कह सकते है कि स्थूल में हमने साकार बाबा को नहीं देखा, कोई नहीं कह सकते हमने बाबा को नहीं देखा, क्योंकि बाबा कोई न कोई दादियों को भी निमित्त बनाते हैं हमारे सामने, जो हम उनको इनके फॉलो कर सकते हैं। तो दादी ने इस रीति से अपने जीवन से, शब्दों से भले सुनाती थी, लेकिन अपनी जीवन से, अपने कर्मों से बहुत कुछ सिखा के गई। और जब दादी की तबीयत ढीली भी रहती थी तो हमेशा मेरे को जैसे प्रिपेयर कर रही थी कि हंसा, अभी मेरे शरीर तो बहुत नाजुक है, तो इस रीति से आपको भी अपना संभाल करना है, आपको बहुत सारी ताकतें भरनी है, आप बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, साथ रहूँगी। और दादी को एक बात अच्छा नहीं लगता था कि कभी भी ये दरवाज़ा बंद नहीं रहे शक्ति भवन का। दादी की ये अंदरूनी इच्छा थी कि जो भी आना चाहे आए, अनुभव करके जाए बाबा का, दादी का, क्योंकि हर एक का दादी के प्रति भी बहुत भावना थी। बहुत दादी ये पिछले 4 साल में हमको बहुत अंदर से खुशी थी कि जिस रीति से दादी को सेवा कराना चाहती थी उस रीति से हम इंडिपेंडेंटली होके करा सकी। जो दूरीपन था, जो लोग समझते थे कि ये तो एक विदेश की दादी है, पता नहीं नज़दीक जा सके कि नहीं जा सके, जो विदेशी दादी जो शब्द था हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि विदेशी दादी नहीं है, ये विश्व की दादी है। क्योंकि बड़ी दादी भी मैं जब बोलती थी मेरी दादी, ये मेरी दादी, तो बड़ी दादी भी कई बार मेरे को डांट लेती थी कि तेरी दादी काहे की, ये विश्व की दादी है, तो ये विश्व की है। तो इस रीति से हमको डांट के बोलती थी कि नहीं, ये विश्व की दादी है। तो इस रीति से जो देश में तो सारा चक्कर लगाती थी, लेकिन भारत में भी ये मौका मिला कि सारा बाबा के भारत के बाबा के जो बच्चे हैं वो बहुत दादी के नज़दीक आ गए, दादी के करीब आ गए। दादी क्या चीज़ है, दादी कौन है, वो प्रैक्टिकल आँखों से देखने को मिला, सुनने के मिला, अनुभव करने को मिला। और जैसे कि घर वाले भी मैं होता था कि बहुत दूर थे, तो पिछले 4 साल में हर एक डिपार्टमेंट
में दादी को लेके जाना, ग्रुप्स को मिलना, डिपार्टमेंट वाइज मिलना, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप को मिलना, इसलिए राजूबाई के ग्रुप को मिलना, दादी को भंडारा तो उसका बहुत फेवरेट जगह थी और फेवरेट सब्जेक्ट था खाने का और खिलाने का। और जब इन दिनों में जब दादी बीमार थी तो रात को सोती थी तो कुछ न कुछ ऐसे हाथ से करती थी या ऐसे देती थी, तो उसको टोली खिलाना, भोजन खिलाना, भोग लगाना, उसका बहुत ये फेवरेट टॉपिक था, सब्जेक्ट था। तो हम भी उनको उस रीति से खुश करते थे और देते थे। और डिपार्टमेंट पे ले जाना, भाइयों को मुख में खिलाना, तो बहुत सारे आज हम देखते हैं कि बहुत मेरे को इनसे थोड़ा ताकत मिलती है, अपलिफ्टमेंट मिलती है सब हम शांतिवन वालों को देख के, क्योंकि देखते हैं कि किस रीति से खींच के योग के लिए भी आते हैं और प्यार से दादी का भोग भी लगता था। तो दादी को जो भोग जो खाने का बहुत था, तो अभी ऑटोमेटिकली एक एक आके कहते हैं कि हम भी दादी के लिए ये बनाएं, हम ये बनाएं, हम ये, तो थाली इतनी सारी थाली बन जाती थी, जैसे अव्यक्त बाप दादा के सामने रखते थे तो हमको अंदर से बहुत जैसे खुश होती थी कि जिस रीति से दादी खाने का खिलाने का अंदर से दादी का रहता था, तो उस रीति से अभी हो ही रहा है। जैसे दादी स्वयं हमारे का सामने ही बैठी है, हम सभी को मिल रही है, हम सबको खिला रही है, अभी भी हमको सब पिला रही है। तो इस रीति से हमारा बहुत सौभाग्य रहा कि इतने सालों दादी के साथ रहने का, उनका ध्यान रखने का एक वो तो जैसे माँ की तरह, क्योंकि हम कुमारियाँ था तो कुमारियाँ थी तो हमको उसी ने ही बड़ा किया, यज्ञ में यज्ञ के बहुत करीब लेके आई। वरिष्ठ जो सीनियर्स है सब दादियाँ हैं, दादी हमको बहुत नज़दीक लेके आई, सब दादियों को, और सब बड़े भाई है सब, जैसे हम यज्ञ के एकदम समीप आ गए दादी के कारण। दादी हमेशा हमको, जब बड़ी दादी थी, आप गुड मॉर्निंग किया दादी को, गुड मॉर्निंग करके आओ, जाओ आप पहले गुड मॉर्निंग, फिर मेरे पास आना, आप दादी के पास जाओ, दिशु दादी के पास जाओ, रतन मोहिनी दादी का, हमको दौड़ाती थी इस रीति से गुड मॉर्निंग करने के लिए। तो इन दादियों से भी बहुत नज़दीक से आने को मिला। और जो अभी हम जहाँ बैठी हूँ, जिस जगह पर बैठी हूँ, आपके सामने जो बैठी हूँ, दादी के कारण ही है, वरना पता नहीं कोई कुमारी होती, बाबा की बच्ची कहाँ भी होती थी, लेकिन आज यहाँ हूँ दादी के कारण हूँ। दादी की भावना, दादी का जो फेथ था मेरे में, दादी का जो ट्रस्ट था, वो ही हमको आज दिन तक चलाता रहा। तो ये दो चीज़ है। लोग पूछते थे कि इतनी दादी की उम्र है, इतनी बुजुर्ग है, तो आप में हिम्मत कैसे आती है? तो हम तो यही सुनाते थे कि दादी का जो भावना थी, दादी का जो फेथ था मेरे अंदर, दादी का जो ट्रस्ट था, आज दिन तक हम उसी कारण से ही दादी को चला नहीं सके, मीन्स दादी की सेवा में रह सकी। थैंक यू।